Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. My name is Kainat Tallat and today we will discuss on the topic nuclear chemistry. So let's start now. In this slide we will discuss some important points जिसको आपने as such memorize करना है जो कि MCQs point of view से important है यानी चेंजेस बेसिकली हम स्टडी करने लगे हैं स्टडी ऑफ चेंजेस इन न्यूक्लियस। उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री आप कह लें वो देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने की थी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो बेसिकली है न्यूक्लियस से हमें पता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच जो न्यूक्लियस की स्टडी से डील करे, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है ये भी न्यूक्लियस से रिलेटेड है रिलेटेबल है। दैट्स वाई इसको भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है बेसिकली इसी को किया जाता है, ठीक है। यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। बाकी फिशन फ्यूजन रिएक्शंस ये सारा कुछ एंड दैट्स ऑल। बट आज के लेक्चर्स में हम यही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजन फ्यूजन को देखेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय एच बेक्यूरेल इन पोटाशियम यूरेनाइल सल्फेट। ये पहला जो भी है कंपाउंड, इसमें एच बेक्यूरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी कि इसमें कुछ एटम कोई ऐसा है एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, वो रेडिएशन एमिट करता है और ये प्रोसेस जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है ये इसमें हुआ। दैट्स वाई इसने ऑब्जर्व किया और फिर उसने ये चीज़ डिस्कवर की। नेक्स्ट अल्फा बीटा रेस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया एंड गैमा रेस को विलियर्ड ने डिस्कवर किया, ठीक है। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया आई क्यूरी एंड एफ जॉयलेट ने। यहाँ पे एग्जांपल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की है, एल्यूमिनियम है हमारे पास और अल्फा पार्टिकल के साथ कंबाइन हुआ है तो हमारे पास फास्फोरस एक न्यू एटम एलिमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है और साथ जो है न्यूट्रॉन एलिमिनेट हुआ है। हमें पता है जब भी हम ये रिएक्शंस लिखते हैं तो जो हमारा सम ऑफ मास नंबर ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द एरो है या फिर रिएक्टेंट्स का जो है वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ मास नंबर ऑन दी राइट साइड या फिर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर का सम इसके एटॉमिक नंबर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो फिर साथ न्यूट्रॉन एलिमिनेट हुआ उसको बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट फिर है कि एम क्यूरी एंड पी क्यूरी ने एक्सट्रैक्ट किया पोलोनियम एंड रेडियम को फ्रॉम पिच ब्लेंडे और से, और है ये और से एक्सट्रैक्ट किया और फर्स्ट ये वर्ड रेडियो एक्टिव इंट्रोड्यूस कराया। और जो रेडियम है ये मैक्सिमम रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ये है कि किसने क्या डिस्कवर किया, क्या हिस्ट्री है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि आइसोटोप्स, वो वाले आइसोटोप्स विद हायर एटॉमिक मास, जिनके एटॉमिक मास हायर हो, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही होना है, मास नंबर डिफरेंट होना है। तो जो एटॉमिक मास है, हायर एटॉमिक मास वाले जो आइसोटोप्स होंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे। जैसे ट्रिटियम है, कार्बन 14 है एंड ऑक्सीजन 16 है और लास्ट एलिमेंट सारे ग्रुप्स के मोस्ट ग्रुप्स के लास्ट एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांसियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन लिक्विड स्टेट। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। तो फ्रांसियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेडियो एक्टिविटी इरिवर्सिबल फिनोमेना है और ये जब होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसी भी केमिकल चेंज के कंपैरिजन में 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर जो है रेडियो एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता और ना ही एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए या जो भी, दैट्स ऑल। इसमें पार्टिकल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज होती हैं जो भी है हमें वो अगर आया वो निकल रही हैं, फॉल करवाई जा रही हैं एलिमेंट पे एंड दैट्स ऑल जो भी है, ठीक है। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। रीज़न फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी। अब देखो ना, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो भी है वो जो है ना एमिट कर रहा है रेडियो एक्टिविटी, एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव है वो, रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है।
तो अब उसकी रीज़न क्या है, वो क्यों अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है। तो इसके रीजंस हैं दो, मतलब रीज़न तो एक ही है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी तो रेडियो एक्टिविटी होगी। डिस्टर्ब होने का मतलब जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तो कार्बन 6 है तो सही है, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कार्बन 12 और 6, तो बैलेंस है, ठीक है। अगर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं तो 7 जो है वो न्यूट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो ये अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशो डिस्टर्ब हो गई ना, तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी तो रेडियो एक्टिविटी होगी, न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाएगा। अब जो रेशो डिस्टर्ब होनी है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अब अगर तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1.5 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, इसको फिर से स्टेबल करने के लिए, इस रेशो को बैलेंस करने के लिए बीटा एमिशन होगी जो इस रेशो को कम करेगी, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, और दैट्स वाई रेडियो एक्टिविटी जो है ये फिनोमेना होगा। और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो 1 से कम होती है तो अल्फा या पॉजिट्रॉन एमिशन होगी, ठीक है। इस केस में अगर ज़्यादा है तो बीटा होगी, अगर कम है तो अल्फा या पॉजिट्रॉन एमिशन होगी। इसके अलावा एक और फिनोमेना भी होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये क्या है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपने ये समझ लेना है कि ये होता क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब होकर किधर जाती है, 1 से कम हो जाती है। दैट्स वाई के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। तो हम पढ़ें कि जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1 से कम हो जाती है तो अल्फा और पॉजिट्रॉन एमिशन भी होती है। तो यही हो जाया करे कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर को होने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली होता ये कि उस एलिमेंट के पास, उस न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये जो है अल्फा या पॉजिट्रॉन एमिट हो सके। तो उस केस में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये फिनोमेना होता है, ठीक है। दोबारा से सुन ले कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जब 1 से कम होगी तब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, और तब होगा जब कोई भी जो एलिमेंट है, जो भी न्यूक्लियस है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अल्फा या पॉजिट्रॉन एमिट कर सके। ये वाला ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। तो अब वो अपनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो को बैलेंस करने के लिए के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है ये वाला फिनोमेना करेगा, ठीक है। होता क्या ये मैं आपको बताती हूँ भी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, और हाँ ये भी बात आप याद रखें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो कम होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन नोमिनेटर में है, इसका मतलब है यकीनन न्यूट्रॉन कम होते होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो बढ़ने का ये मतलब है कि न्यूट्रॉन इंक्रीज कर जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद है कि थर्ड पॉइंट कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की बाइंडिंग एनर्जी लो होती है। बाइंडिंग एनर्जी का अब रिलेशन बताया हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पर न्यूक्लियन, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम बी बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, ये वो एनर्जी है रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज हो व्हेन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं हम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइन, मतलब सम अप उनको कह रहे हैं। तो जब न्यूक्लियॉन जो है वो आपस में कंबाइन हो, उनके जितने भी नंबर हैं टोटल नंबर, तो कंबाइन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन जितनी एनर्जी रिलीज हो वो बाइंडिंग एनर्जी है। और ये कंबाइन होते क्यों है, टू फॉर्म द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Fourth point is that radioactive substances having a high value of packing fraction, that is जिसकी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वो जो है न्यूक्लियर वो अनस्टेबल होगा। ये वही बात है, पैकिंग फ्रैक्शन, यही कि ये पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली मैयर होती है, ठीक है। ये मैयर होती है लॉस और गेन ऑफ एटॉमिक मैस, कि जब ये न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हुए हैं ना, ये न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हुए हैं तो एटॉमिक मास में कितना चेंज आया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी मैयर है ये पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो जिन सब्सटेंसेस की पैकिंग फ्रिक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी, वही बात होगी ना कि एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया ना कि पैकिंग फ्रिक्शन क्या है, मैयर है लॉस या गेन ऑफ एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास ज़्यादा हो जाएगा
तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो होगी। तो हम लास्ट स्लाइड में ये पढ़ के आए हैं कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो रेडियो एक्टिव होंगे। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो मुझे पता है नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला ही होगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनके नेम, सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे दी गई है, गिवन है। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनकी जो सिंबल होती है, इसको हीलियम जो है ऐसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या अल्फा लिख के 4 जो है इसका एटॉमिक मास है और 2 एटॉमिक नंबर है। अब डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और हीलियम न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑब्वियस बात है, हमें पता चल रहा है। एटॉमिक नंबर 2 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर 2 है तो दैट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, ओके। और अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स 2 हो गए तो बाकी 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। बीटा पार्टिकल को हम यूं ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और 0 -1 या बीटा की फॉर्म में भी। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिट्रॉन भी बीटा पार्टिकल है, बस साइन चेंज होता है कि उनमें जो है एटॉमिक नंबर वो -1 है, इनमें +1 होता है। पार्टिकल्स विद द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट विद 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वही ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सेम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटॉन। ये न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये ऑब्वियसली इसको फिर H से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 या P से भी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को N01 से करते हैं, और ये पार्टिकल्स विद अ मास अप्रोक्सीमेटली टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और ये जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, चार्जेस का जो डिफरेंस है, इस तरीके से ये भी इनका मास भी इक्वल ही होता है, लेकिन बट विद नो चार्ज। इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। गैमा रेज, ये सारे बाकी पार्टिकल्स हैं, तो ये जो है ये रेज हैं और वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स हैं, फिर बीटा पार्टिकल्स हैं, फिर गैमा पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है हम देख लेते हैं, जो पहले भी अभी हम देख कर आए ही हैं, तो मज़ीद उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या है। It is shown as a helium nucleus और helium ions He42 और He positive। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज ए न्यू थिंग, ओके। बीटा पार्टिकल, इट इज शोन एज एन इलेक्ट्रॉन E0-1 या बीटा 0-1, एंड गैमा रेज जो हैं इट इज शोन एज गैमा, साइन से हम इसको शो कर सकते हैं 0-0, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई ना, मोस्टली इसी फॉर्म में आती हैं। पीछे हमने पढ़ा कि इसको अल्फ़ा में भी लिख सकते हैं, इसको बीटा में, और इसका तो खैर गैमा ही था। तो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। चार्ज एंड मैस अगर देखें तो हमें पता है हीलियम 42 है, इट कैरीज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मैस, वैसे इसमें होता है। और ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है ना, -1 नेगेटिव चार्ज और नो मैस। इसमें दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वैसे ये हैंग रेज विद वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, और वो कितनी होती है 0.05 एंगस्ट्रॉम। आगे है एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक्शन अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एनोड की तरफ ये डिफ्लेक्ट होते हैं, निगेटिव चार्ज है और ये डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करते। वेलोसिटी देखी जाए तो 2 × 10⁹ जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड है, या 10⁷, और ये 1/10 जो है लाइट की वेलोसिटी के 1/10 जो है ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है। बीटा पार्टिकल्स की देखी जाए देन इसकी है 2.36 to 2.83 × 10⁻10 जो है इतनी है इसकी, या 2.36 to 2.83 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही सेंटीमीटर और मीटर है। और गैमा रेज की सेम एज लाइट है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आयोनाइजिंग पावर अगर देखें वेरी हाई है, 100 times मोर देन दैट ऑफ बीटा।
बीटा से 100 टाइम्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है इसकी। इसकी लो है 100 टाइम्स देन दैट ऑफ गैमा, और गैमा की वैसे ही वेरी लो है। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी लो होती है क्योंकि इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो आयंस होते हैं जो पेनिट्रेशन में थोड़ी हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है लो होती है, बीटा की 100 टाइम्स देन दैट ऑफ अल्फा, अल्फा से ज़्यादा होती है, और गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। इफेक्ट ऑफ जिंक सल्फाइड प्लेट, तो प्लेट पे फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पर अगर हम ये पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएं अल्फा पार्टिकल्स को, तो ये ल्यूमिनेसेंस काज करते हैं, ये बहुत लिटिल इफेक्ट शो करते हैं। और ये भी रेंज अगर देखी जाए वेरी स्मॉल 8 to 12 सेंटीमीटर है, और इनकी अल्फा पार्टिकल से कुछ ज़्यादा है, और इनकी जो है बीटा पार्टिकल से ज़्यादा है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इस बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ वैसे मुश्किल नहीं है इसमें, कि जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ वन अल्फा पार्टिकल हैज़ एटॉमिक नंबर लेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर लेस बाय 4 यूनिट्स। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम 42, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट का अल्फा से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमने कहा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इक्वेशन की दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम हीलियम ले रहे हैं, तो जब जो एक न्यू एलिमेंट बनेगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, यानी जो मास नंबर होगा, वो 4 यूनिट जो है वो कम होगा, और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट। अगर समझ नहीं आई तो हम पीछे से ही वो एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल थी एल्यूमिनियम के साथ ही अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन कराया है, तो इसका 27 है, इसका 4 है। तो जो है पोलोनियम का यहाँ पर एक जो है न्यूट्रॉन एलिमिनेट हो रहा है, दैट्स वाई ये एग्जांपल जो है वो उस पर एज सच जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। वैसे अगर समझाना हो तो देखें, अगर न्यूट्रॉन जो है एलिमिनेट नहीं हो रहा, वैसे हमारे पास पार्टिकल हैं, तो और यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है उसमें हम अल्फा पार्टिकल को ऐड कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ऐड हो रहा है ना, तो जो वहाँ पे लाइन लिखी गई है वो लॉस के अकॉर्डिंग लिखी गई है, लेकिन एडिशन के अकॉर्डिंग उसके वाइस वर्सा ही होगी। तो मैं आपको इधर से समझाती हूँ तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। अब देखें, अगर ये अल्फा पार्टिकल, ये इसको हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो बैकवर्ड रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अल्फा पार्टिकल लूज हो रहा है, सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फास्फोरस का 30 था एटॉमिक नंबर, तो एल्यूमिनियम का जो है वो उससे 3 जो है पॉइंट्स जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है। अगर न्यूट्रॉन ना होता तो कितने पॉइंट्स कम होता, 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 है, और एटॉमिक नंबर कितने पॉइंट कम होता, 2। ये वैसे अभी भी 2 ही हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो 0 है, तो ये 2 कम हो रहा है, 15 से 13, और ये 30 से 27। तो हमने बैलेंस करनी है ना, तो अल्फा पार्टिकल का जो है वो 4 2 है, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में जो 4 और 2 का ही डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, अगर हम उसकी बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जिसमें अगर सपोज बीटा पार्टिकल लूज हो रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है बाय 1 यूनिट जो है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। 1 यूनिट जो है उसमें चेंज आएगा एटॉमिक नंबर में, -1 है ना, तो अगर ये लूज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट चेंज आएगा, और मास नंबर 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और गैमा पार्टिकल में दोनों 0 0 है, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें कोई भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में चेंज नहीं आएगा। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे, जो है मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप देख लीजिएगा। यूनिट्स, अगर यूनिट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये आपने याद रखने हैं, और कुछ जो है यहाँ पे रिलेशन जो है वो बताए गए हैं कि, और यूनिट्स बताएंगे कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्यूरी है, और एक है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड DPS, एक है रदरफोर्ड, एक है बेक्यूरल, एक है ग्रे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसके इक्वल है, और 1 रदरफोर्ड 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल है, और 1 क्यूरी जो है वो रदरफोर्ड के साथ अगर देखें तो 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 रदरफोर्ड जो है इतने के इक्वल है, ठीक है।
और अगर 1 बेक्यूरल की बात करें तो ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल ही है, और ये एसआई यूनिट ये है। और 1 ग्रे की बात करें तो 1 केजी टिश्यू रिसीविंग 1 जाउल ऑफ एनर्जी, के 1 किलोग्राम टिश्यू जो है 1 जाउल ऑफ एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो वो 1 ग्रे के इक्वल हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैजिक नंबर एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ है, अब हम के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही पढ़ेंगे मैजिक नंबर के बाद। तो सबसे पहले मैजिक नंबर देख लेते हैं। मैजिक नंबर है एलिमेंट्स विथ 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 114। ये नंबर्स आपने याद रखने के, इनके जो है ये प्रोटॉन्स और यही नंबर हैं, और साथ एडिशन हो गई है 126 एंड 184, ये न्यूट्रॉन्स आर क्वाइट स्टेबल एंड अबंडेंट इन नेचर। जो एलिमेंट्स जो हैं इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ हैं वो स्टेबल हैं और अबंडेंट हैं, और इनको मैजिक नंबर्स कहते हैं। और मैंने आपको कहा कि इन नंबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के एलिमेंट स्टेबल हैं, तो स्टेबल हैं तो ऑब्वियसली वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो अबंडेंट हैं, और ये वो नंबर्स हैं जो मैजिक नंबर्स हैं, और ये एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते। अब आ जाता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान अगर ऐसा हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाए तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस कैप्चर करता है एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। के शेल से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कैप्चर करता है विच कन्वर्ट्स प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में पहले ही है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल से कैप्चर कर लिया है। दोबारा देखें, मैंने आपको बताया था कि के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होगा, तब होगा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम होगी, ठीक है, 1 से कम होगी। तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम होने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है तो उनको बढ़ाना है, और बढ़ाया कैसे जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाया जाए तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में पहले ही है, अब हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो उतने फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस वो के शेल से कैप्चर करता है, और फिर वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। अब आप कहेंगे कि के में तो होते ही 2 हैं, तो जब के से वो कैप्चर कर लेगा फिर नेक्स्ट शेल से के में आएगा, इस तरीके से फिर जब वो नेक्स्ट शेल से के में आएगा तो एनर्जी भी निकलेगी, जिसको हम फिर कहते हैं कि एक्स रेज या गैमा रेज जो है इस फॉर्म में वो एनर्जी एलिमिनेट होती है। तो यूँ ये प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये कॉमन उन न्यूक्लियर में होता है जिनका जो है एटॉमिक नंबर 70 से ज़्यादा हो। जैसे बेरियम है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, तो यहाँ पे न्यू एलिमेंट सीजियम बन गया जिसका एटॉमिक नंबर 55 है और मास नंबर 133 है, और साथ एक्स रेज जो हैं वो एलिमिनेट हुई हैं। तो ये था हमारे पास के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसके अलावा डिटेक्शन एंड मेजरमेंट में से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो बेसिकली ना आपको इनकी डिटेल्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हर की कि विल्सन क्लाउड चैम्बर कैसे वर्क करता है, क्या इसमें होता क्या है, स्टार्ट कैसे होगा, क्या है, मतलब कुछ भी वो अपनी समझ के लिए कॉन्सेप्ट के लिए कर लें, वेल एंड गुड। वैसे जो है इतने पॉइंट्स जो मेन है वो सबके जो है कंबाइन करके सम अप करके आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना भी इनफ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। इसमें जो चैम्बर है सैचुरेटेड एयर होती है विद वाटर वेपर्स, गैस एक्सपैंड होती है और कूल होती है, और अल्फा बीटा जो है पार्टिकल्स वो पास कराए जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो गैस है, जो भी एयर है, वो आयंस जो है उसमें उसको आयोनाइज कर देती है, और उस आयंस पे फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कंडेंस हो जाते हैं। जो ये ट्रेल या क्लाउड जो है ये प्रोवाइड करता है ट्रैक ऑफ पार्टिकल्स इमेज्ड फोटो थ्रो विंडो। मतलब ये जब वाटर ड्रॉपलेट उस पर कंडेंस हो गए तो ये जो क्लाउड सा है, ये जो पार्टिकल्स से हैं, फिर इनकी जो है पिक या फ़ोटो जो भी है वो कैमरा होता है वो कैप्चर कर लेता है,
और यूं फिर हमारे पास जो भी है उनका ट्रैवलिंग पाथ या उनका डिस्टेंस आ जाता है। बेसिकली सेपरेटस में कैमरा भी होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन चैम्बर है नेक्स्ट। तो इसमें जो आपने याद रखना है वो कि सैचुरेटेड एयर होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अलावा अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स पास कराए जाते हैं और कैमरे से बाद में कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस, ये स्ट्रेंथ कितनी रेडिएशन जो है उनकी क्या स्ट्रेंथ है वो मेजर करता है। इसमें दो प्लेट्स होती हैं और दरमियान में एयर होती है जिनसे उनको सेपरेट आउट किया गया होता है। रेडिएशंस प्रोड्यूस, ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स काम करते हैं वो रेडिएशंस करती हैं। आयोनाइज्ड पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ, कैटाइंस जो हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, वही जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। फिर करंट मेजर्ड विद, फिर जो भी करंट होता है वो एम मीटर से मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो डोजीमीटर, इसको भी आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहते हैं, इससे टोटल करंट भी मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है गीगर मुल्लर और जीएम काउंटर, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सी गैस होती है, तो आर्गन गैस से इसको फिल किया जाता है। सबसे पहले शुरू से देखते हैं। डिटेक्ट करता है और मेजर करता है रेट, अल्फ़ा बीटा उनके रेट जो है वो मेजर करता है। सिलेंड्रिकल मेटल ट्यूब है, कैथोड, सेंट्रल वायर, एनोड भी होती है। आर्गन गैस फिल की जाती है, ये एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर होता है और 1000 वोल्ट होती है। माइका विंडो, ये आपने जो है ऐसे ही मेमोराइज रखनी है ये चीज़ें। इसके अलावा जब वो आयनाइज होके पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो कैथोड की तरफ मूव करता है। एंड नंबर ऑफ सच पल्सेस पर मिनट गिव्स द इंटेंसिटी, फिर जो भी पूरा प्रोसेस होके जो पल्सेस होती हैं वो हमें फिर इसकी रेट हमने डिटरमिन करना था ना, उसकी इंटेंसिटी फिर बताती हैं। सिंटिलेशन काउंटर, बेसिकली ये क्या होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द वायर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को टॉप पे रखा जाता है और एमिट, और वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। फिर वो जब स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे तो फ्लैशेस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं और इन फ्लैशेस को ही, चमक को कह लें, ये सिंटिलेशन कहा जाता है। फिर वो आई पीस से देखा जाता है और 50 to 200 अल्फ़ा पार्टिकल्स पर सेकंड काउंट किए जा सकते हैं। और पहले जिंक सल्फाइड था, आजकल सोडियम क्लोराइड भी इसकी प्लेस, इन द प्लेस ऑफ जिंक सल्फाइड यूज़ किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की पल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा फिल्म बैजेस है, फोटोग्राफिक फिल्म इंक्रीजेज इन प्लास्टिक होल्डर एक्सपोज टू रेडिएशन एट डार्कनेस द ग्रेन ऑफ सिल्वर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म मॉनिटर द एक्सपोजर। बेसिकली वही है कि जब आप जो भी रेडिएशंस एक्सपोज करोगे तो वहाँ से वो एरिया जो है वो डार्कन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जब फोटोग्राफिक फिल्म को जो प्लास्टिक होल्डर में रखी गई हैं उनको जब रेडिएशंस एक्सपोज किए जाए तो वो डार्कनेस हो जाती हैं और फिर वो उसके एक्सपोजर होता है और यूँ फिर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड फजन सोडे भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये पहली लाइन वैसे है कि सिर्फ एक टाइप का जो है पार्टिकल वही एमिट होगा एट द टाइम। अब लॉ होता क्या है कि अल्फा डीके हो सकती है, बीटा डीके हो सकती है। अल्फा डीके रिजल्ट्स इन A4 एंड Z2 ग्रुप पोजीशन। वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि हीलियम पार्टिकल में एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, तो वही चेंजेस आएंगी। रिजल्ट्स इन A4 एंड Z2 और जो ग्रुप पोजीशन होगी वो 2 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि लाइक यूरेनियम था तो अल्फा डीके के बाद ये 1 ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ग्रुप्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। और बीटा डीके में हमें पता है एटॉमिक जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक मैस में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो उसमें +1 चेंज आएगा और उसमें जो ग्रुप है वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। और कितने 1 ग्रुप जो है इसकी पोजीशन राइट मूव करेगी। ऐसे ये थोरियम है तो ये Pa में कन्वर्ट होगा। इन न्यूक्लियस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, सो व्हेन अ न्यूट्रॉन डिकेज, जब न्यूट्रॉन डिके करेगा, अल्फा बीटा में बता दिया, तो न्यूट्रॉन के डिके में कोई भी चेंज वगैरह नहीं आता, हमें पता है। जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलके जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं और न्यूट्रॉन की डिके से दोनों जो है वो बने हैं।
रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेडिएशन बताई हुई है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल है तो इसमें चेंज जो एटॉमिक नंबर में आएगा -4, इसमें -2 ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 0, इसमें +1। पॉजिट्रॉन है, इसमें 0 और इसमें -1। अब देखें कि ये खुद जो है ना यहाँ पे ये -1 है और चेंज +1 आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ऐड हो रहा है उस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे है या प्रोडक्ट साइड पे है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम कह सकते हैं कि चेंज प्लस में आएगा या नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बजाते खुद उस पर जो है साइन नेगेटिव है और चेंज पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव में आएगा और गैमा रेज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लें, आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये रेडियम है ना 226, तो इसमें अल्फा जो है पार्टिकल वो लॉस हुआ है, लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल हुआ है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास में 222 4 टाइम्स कम हुआ है और एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हुआ है। इसी तरीके से पोलोनियम और लेड में देख लें। इसके अलावा बीटा की एग्जांपल लें, अगर बीटा पार्टिकल लॉस हुआ है तो यहाँ पे जो है एटॉमिक मास तो वैसे का वैसा ही रहा है और एटॉमिक नंबर जो है 1 पॉइंट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ठीक है, 12 हो गया 11 से। और नीचे भी अगर हम देखें तो लेड से बिस्मथ बना है तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया, एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है। गैमा डीके में कोई चेंज नहीं आता। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन हील्ड एन आइसोटोप। ये एक अल्फा हुई है एमिशन, फिर 2 दफ़ा बीटा एमिशन हुई है, तो फिर ये दोबारा से उसी एलिमेंट का आइसोटोप जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये पोलोनियम 218 है, ये पोलोनियम 214 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ डिके। अब जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के। आप कह लें डी जो है वो चेंज के लिए यूज़ किया जाता है, डी एन चेंज इन नंबर ऑफ एटम्स, डी टी जो है चेंज इन टाइम। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो ख़त्म किया तो लैम्डा या के हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, जो कि डिके कांस्टेंट है। लैम्डा डिपेंड्स ओनली ऑन हाफ लाइफ, और ये जो के या लैम्डा है ये हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, पे डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ होती क्या है, ये वो ड्यूरेशन है, वो पीरियड है इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इनटू हाफ, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ रह जाए, यानी 100 है 50 रह गया है, तो वो उसकी हाफ लाइफ होगी। ये डिपेंड नहीं करती ना मैस पे, ना फिज़िकल और केमिकल और चेंज पे, ना एक्सटर्नल फैक्टर पे। जैसे के या लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T1/2 के, तो ये कांस्टेंट लगाया 0.693। ये हो गया हमारे पास, अगर हाफ लाइफ निकाली तो 0.693 ओवर लैम्डा। अब एक होती है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ क्या होती है, सम एटम्स डिके अर्लियर एंड वाइस वर्सा, कुछ बहुत पहले डिके हो जाते हैं, कुछ बाद में डिके होते हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, एवरेज लाइफ इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एवरेज लाइफ होती है सारे एटम्स की, वो किसी भी टाइम पे हम ले सकते हैं, और एवरेज लाइफ ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होती है। ये टोस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसको बोलते हैं, और ये 1/k के इक्वल है। वैल्यू पुट की तो 1.44 मल्टीप्लाई T1/2 आएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेट ऑफ डिके और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम वो होगी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और ये फाइंड करना है कि टाइम के बाद कितना सैंपल रह गया है, तो उसके लिए हम करते हैं log n0/n इक्वल टू लैम्डा t 2.303। ये आपने सच याद रख लेना है, लंबी चौड़ी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और जो भी है दैट्स अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लेक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। आई विल कंसिडर दैम पॉजिटिवली इंशाल्लाह। एंड जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक गुड केयर एंड प्रिपेयर वेल।